प्रतियोगी विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। सब्जेक्ट के तहत हम भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के तहत दूसरा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना के तहत हमने पूरे भारत की भूगर्भिक संरचना को 3 भागों में बांटा। पहला भाग था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, दूसरा भाग उत्तर की विशाल पर्वतमाला और तीसरा उत्तर का विशाल मैदान। तो उसके तहत हम पहला पूरा कर चुके हैं, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। इससे संदर्भित 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी है। प्लेलिस्ट में जाइए, भूगोल, भारत का भूगोल के नाम से प्लेलिस्ट जो बनाई गई है उस पर क्लिक करिए, सारी वीडियो भूगोल से संबंधित वहीं पे मिलेंगी। आज इसी चैप्टर के तहत हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का दूसरा भाग, जिसे कहते हैं उत्तर की विशाल पर्वतमाला। ठीक है। प्रश्न ये उठता है कि चलिए, दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है या प्रायद्वीपीय भारत जो है वो तो प्राचीन भूखंडों से निर्मित है। अब ये हिमालय कैसे बना? क्योंकि वहाँ एक बार फिर से यहाँ हमको देखना होगा पैंजिया को। ठीक है। तो पैंजिया को देखने से पहले 2-3 चीज़ें समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, और इस चैप्टर की शुरुआत में 2 थ्योरी हमको देखना है। पहले तो ये जान लेना है कि हिमालय का निर्माण ऐसे नहीं हुआ। प्राचीनतम चट्टानों की बात करें तो आर्कियन क्रम की चट्टानें यहाँ पे हमको मिलेंगी, लेकिन बृहद हिमालय के गर्भ में। बाकी हिमालय कैसे बना? तो अभी ये ध्यान रखना है कि जिन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं वो पृथ्वी के, यानी कि पृथ्वी के नीचे, या ये कह सकते हैं कि जहाँ हिमालय का आधार बना वहाँ। ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना है कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला के तहत ये ध्यान रखना है कि जो हिमालय का निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण 1-2 साल का काम नहीं था। कहा जाता है कि एक लंबे भूगर्भिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ। ठीक है। यानी कि एक लंबा समय लगा। तो लंबा समय का मतलब कि 2-4 साल, 10 साल, 100 साल नहीं, लगभग करोड़ों वर्ष लगे एक एक श्रृंखलाओं को बनने में। 50-50 लाख साल लगे एक एक श्रृंखलाओं को बनने में। यहाँ अभी मैं चर्चा कर देता हूँ, आगे चल के फिर जब हम हिमालय पढ़ेंगे भू आकृतिक प्रदेश में, भू आकृतिक प्रदेश का मतलब कि जो चीज़ें हमको दिख रही हैं उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि हिमालय के 3 श्रेणियों का वर्गीकरण। वैसे तो हिमालय को हम 4 श्रेणियों में बांट कर पढ़ेंगे। एक ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक। तो यहाँ ध्यान रख लेना है, जो पहला है ना ट्रांस हिमालय, इसको हम हिमालय का भाग नहीं मानते हैं। तो हिमालय के 3 श्रृंखलाओं के निर्माण के क्रम में देखना है हमको कि हिमालय के भूगर्भ में कैसी हलचल हुई, कैसे हिमालय का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। तो इस संदर्भ में 2 विद्वानों का नाम आता है, एक है कोबर और एक हैरी हैंस। ठीक है। तो इन दोनों की ही थ्योरी, या इन दोनों ने जो थ्योरी बताई, यही पूरे विश्व में इस समय मान्य है। जिसमें से हैरी हैंस ने जो थ्योरी दी, ठीक है, या हैरी हैंस ने जिस आधार पर बताया जो हैरी हैंस का सिद्धांत है वो सर्वाधिक मान्य है। ठीक है। तो यहाँ सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा कोबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो बनाते हैं कि इनमें से किस विद्वान ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के तहत हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या की है, तो हमारा आंसर हो जाएगा हैरी हैंस। ठीक है। तो ये सीधा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ ध्यान में रखना है कि हिमालय के निर्माण के संदर्भ में 2 थ्योरी हमारे पास है। एक है कोबर का जो सिद्धांत है उसे हम कहते हैं भूसन्नति सिद्धांत, और हैरी हैंस का जो सिद्धांत है उसे कहते हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। अभी समझाता हूँ कि है क्या। तो ये ध्यान रख लेना है कि इन नाम और उनका सिद्धांत, यहाँ ये नाम और इनका सिद्धांत, ये ध्यान में रखना होगा। ठीक है। अब कोबर के संदर्भ में कहा जाता है कि कोबर ने जब अपना सिद्धांत दिया तो उसने कहा कि भूसन्नतियाँ जो हैं वो पर्वतों का पालना है। ठीक है। यानी जैसा मैंने लिखा है, ये तो लिखा हुआ है किताबों में, ऐसे लिखा, कोबर ने भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा। तो ध्यान रख लेना है कि कोबर का ये मानना था कि इन्हीं भूसन्नतियों के सहारे ही पर्वत बनते हैं, इसलिए उन्होंने जो है भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना कहा। अब इस ध्यान रख लेना है कि वर्तमान पर्वतों के निर्माण के संदर्भ में या हिमालय के निर्माण के संदर्भ में जिस व्याख्या को हम सबसे अधिक मानते हैं, ठीक है,
और भी भूगर्भ शास्त्रियों ने अपनी व्याख्या दी हैं, लेकिन ये दो सबसे मान्य व्याख्याएं हैं, एक कोबर की और एक हैरी हैंस की। तो हैरी हैंस का जो प्लेट विवर्तकी सिद्धांत है वो हिमालय की उत्पत्ति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है हैरी हैंस का सिद्धांत। हैरी हैंस ने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी 7 बड़ी प्लेटों, ठीक है, तो पृथ्वी 7 बड़ी प्लेट और 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटों, 20 छोटी प्लेटों पर टिकी हुई है। यहाँ ध्यान रख लेना है कि जो प्लेट वाला सिद्धांत हम देख रहे हैं ना, 7 बड़ी प्लेट तो लगभग सब मान लेते हैं 7 महाद्वीप को, और छोटी प्लेट के संदर्भ में अलग अलग आंकड़े हमको मिलते हैं। जैसे नासा ये मानता है कि 100 से अधिक छोटी प्लेटें हैं, तो वहाँ हमको नहीं जाना है, यहाँ हैरी हैंस वाला सिद्धांत हमको देखना है। और इनके सिद्धांत के तहत 7 बड़ी प्लेटों और 20 छोटी प्लेटें, इस पर ही पूरी पृथ्वी का जो आकार हमको दिखाई दे रहा है वो टिका हुआ है। ठीक है, तो ये दो सिद्धांत ध्यान में रखना है। हैरी हैंस ने इस संदर्भ में आगे क्या कहा कि लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की तरफ भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। ठीक है, अब इतना समझ लेना है। अब आना है मेन थ्योरी पर कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो चलते हैं पीछे, और भूगोल का जो पहला चैप्टर हम पैंजिया इसीलिए पढ़ाते हैं कि इसकी ज़रूरत हमको हर जगह पड़ेगी। हमने क्या देखा था, ये संपूर्ण पृथ्वी आग का गोला थी, ठंडा हुई, ठंडे होने के बाद एक भूखंड बना जिसको हमने नाम दिया, इसी को नाम दिया गया था पैंजिया। और इसके किनारे किनारे जो ये जल, इसके किनारे किनारे जो पानी भरा, इसको नाम दिया गया एक महासागर, और वो था पैंथालाशा। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, पैंथालाशा महासागर। आगे चल के क्या हुआ कि ये पैंजिया 2 भागों में टूट गया। जब 2 भागों में टूटा तो ऊपर वाला हिस्सा बना अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा बना गोंडवाना लैंड। ठीक, तो इसके बाद ये जो 2 हिस्से हैं ये टूट जाते हैं 7 हिस्सों में। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना है कि ये जो 2 हिस्से बने, तो इन्हीं 2 हिस्सों से, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ और कुछ और आकृति बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसको समझते जाइएगा। पहले हम नीचे देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो यहाँ समझ लेना है कि जब 2 हिस्सा, जैसे ही ये पैंजिया 2 भागों में टूटा, वैसे ही बीच में भी एक सागर खुल गया जिसको नाम दिया गया टेथिस सागर। ठीक है, अब ऊपर जो हमने नाम दिया था अंगारा लैंड, अब अंगारा लैंड टूटने लगता है। अब टूटा तो यहाँ ऊपर की तरफ बना उत्तरी अमेरिका, यहाँ बना ग्रीनलैंड, और इस तरीके से बना यूरोप, और यूरोप के नीचे इसी से लगा हुआ हिस्सा एशिया। ठीक है, तो ये 3 संरचनाएं यहाँ बनी, और नीचे की तरफ जब गोंडवाना लैंड टूटा तो यहाँ बना उत्तरी अमेरिका। ठीक है, नीचे ये बना अफ्रीका, यहाँ बना मेडागास्कर, और इसी के साथ भारत का ये प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, जिसको मैंने वी आकार दिया, और नीचे बना ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये पैंजिया के विभाजन के बाद ये 7 महाद्वीपों का, या ये कह सकते हैं ये 7 ऐसे बड़े बड़े खंडों में विभक्त हो गया जिनको हमने नाम दे दिया। ऊपर ये उत्तरी अमेरिका, ठीक है, ग्रीनलैंड, यहाँ पे यूरोप और एशिया एक ही भूखंड। यूरोप और एशिया को हम देखें तो डिवाइड जो है हम जैसे यूरोप को एशिया से रूस में जब हम डिवाइड करते हैं तो यूराल पर्वत से उसको अलग करते हैं, वैसे जब नीचे आते जाते भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, यहाँ से हम इसको अलग करते हैं। उधर का हिस्सा हम, पश्चिम का हिस्सा हम यूरोप मान लेते हैं और पूरब का हिस्सा एशिया मान लेते हैं। और रूस वो देश है जो 2 महाद्वीपों में स्थित है, रूस एशिया में भी और यूरोप में भी, इसलिए रूस को यूरेशिया भी कह सकते हैं या यूरेशिया भी कहा जाता है। ठीक है,
तो अब यहाँ ध्यान रख लेना है कि इनसे हमको नहीं मतलब है, हमको पढ़ना है हिमालय वाला हिस्सा। तो यहाँ जो भारतीय भूभाग, अभी जैसे मैंने क्या कहा, कोबर के हिसाब से आए तो ये टेथिस सागर, ठीक है। तो मानना ये है कि ये भारतीय हिस्सा धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ना शुरू किया, ठीक। अब जब ये उत्तर की तरफ बढ़ेगा तो ये जो टेथिस सागर है ये सकरा भी तो होगा, ये भी तो इस पे दबाव पड़ेगा, जो अतिरिक्त पानी होगा वो इधर आ जाएगा, लेकिन यहाँ जो मिट्टी उट्टी है, बालू वालू है, वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। अभी ध्यान रख लेना है कि यहाँ इसी प्लेट को हमने क्या कहा है, यूरेशियाई प्लेट। अब जो नाम दिया गया हैरी हैंस के अनुसार, तो इसको कहा गया यूरेशियाई प्लेट, और ये कहलाई भारतीय प्लेट, ठीक। ये भारतीय प्लेट, ये यूरेशियाई प्लेट, बीच में क्या है, टेथिस सागर। अब टेथिस सागर की समस्या ये है कि यहाँ पे इधर से देखें तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, वो सारी नदियाँ जो हिमालय के निर्माण से पहले पृथ्वी पर मौजूद थी, इधर से देखें तो नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ताप्ती, इन सारे नदियों का जल टेथिस सागर में जाकर के गिर रहा था। और जब ये जल नदियों का उन टेथिस सागर में गिर रहा था तो अपने साथ अवसाद भी ले जाएगा। अवसाद का मतलब मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, ये सब। तो वो सारा अवसाद जा करके टेथिस सागर में जमा होते गया और टेथिस सागर सकरा हो गया, यानी गहराई कम हो गई। आगे चल के जैसे ही ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ आगे बढ़ी, वैसे ही टेथिस सागर पे दबाव पड़ने लगा, और दबाव पड़ने की वजह से यहाँ पे एक भूमि बाहर निकलने लगी, और इससे शुरू हो गया निर्माण हिमालय का, ठीक है। अब ये तो प्लेट वाला सिद्धांत, हैरी हैंस का सिद्धांत हो गया। और भूसंनति हम इसलिए कह रहे हैं कि जब भी कोई दो हिस्सा टूटा, तो दो हिस्सा टूटने के बाद बीच की जगह बचती है ना, उसी को भूगोल में भूसंनति कहते हैं, ठीक है। यानी कि दो हिस्से के बीच की जगह, और किसी भी कारणवश वो दो हिस्से जब किनारे नज़दीक आएंगे तो उसमें जो अवसाद भरा होगा, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू, जो भी चीज़ें होंगी, वो नीचे ना जा करके कहाँ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। तो ये दोनों सिद्धांत कुछ मिलते जुलते हैं। तो कोबर के अनुसार टेथिस सागर भूसंनति है, ठीक है। और हैरी हैंस के अनुसार यूरेशियाई प्लेट इधर है, बीच में टेथिस सागर है, नीचे भारतीय प्लेट है। भारतीय प्लेट उत्तर दिशा की, उत्तर, जैसा कि मैंने नक्शे में समझाया था कि नक्शे में ऊपर का दिशा उत्तर, नीचे दक्षिण, अपना दाहिना हाथ पूरब और बायां हाथ पश्चिम, यही समझाया था ना। तो ये भारतीय प्लेट हल्की है, ये यूरेशियाई प्लेट की तरफ आगे बढ़ी। जब यूरेशियाई प्लेट की तरफ आगे बढ़ी तो टेथिस सागर में जो अवसाद जमा हुआ है इन नदियों द्वारा, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, कोसी, और इधर से नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, तो इन नदियों द्वारा लाया गया अवसाद जो यहाँ जमा है, अब वो अवसाद ऊपर उठने लगा। तो ऊपर उठने से निर्माण होने लगा हिमालय का, ठीक है। तो यही सिद्धांत है हिमालय के निर्माण का जो हमको समझना था। लेकिन अभी ये ध्यान रख लेना है, अभी हम कहाँ का देख रहे हैं, जो हमको हिस्सा दिखाई दे रहा है पृथ्वी की सतह के ऊपर, उसके बारे में हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पृथ्वी की सतह के नीचे हिमालय कैसे बनना शुरू हुआ, इस संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब यही इसी चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया है कि हैरी हैंस के अनुसार आज से लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट, यानी इस प्लेट को जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाया है आपको, ये यूरेशियन प्लेट, ठीक है, की तरफ भारतीय प्लेट, ये जो प्लेट हमने बनाई भारतीय प्लेट, ये ऊपर की तरफ भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील हुई। अब उत्तर पूर्व नाम इसलिए लिया जाता है ना कि अगर हिमालय को देखा जाए तो खाली उत्तर में नहीं बना, उत्तर में तो बना ही बना, साथ ही साथ चला गया कहाँ, अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ तिब्बत, म्यांमार के बॉर्डर तक, ठीक है। तो ऐसा माना गया कि उत्तर और उत्तर पूर्व की तरफ ये प्लेट आगे की तरफ बढ़ी, ठीक। आज से 2-3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। 7 करोड़ वर्ष पहले ये प्लेट बढ़ना शुरू हुई, धीरे धीरे अवसादों में दबाव पड़ना शुरू हुआ, और जब आज से 2-3 करोड़ वर्ष पहले भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट और नज़दीक आ गई। तो जब और नज़दीक आ गई, यानी कि जब एकदम निकट आ गई, तो जाहिर सी बात है जो भी अवसाद जमा होंगे अब वो ऊपर की तरफ आना शुरू होंगे, ठीक है। तो टेथिस के अवसादों में वलन पड़ने लगा तथा हिमालय का निर्माण
प्रारंभ हो गया। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने एक क्लास में देखा था, हमने बताया था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। हिमालय को हमने वलित पर्वत क्यों कहा? वलित पर्वत इसलिए कहा कि जैसे ये मान लेते हैं ये है, अब इस पर कोई भी दबाव पड़ेगा तो ये ऊपर की तरफ उठ गया, तो जैसे ही कोई ऐसी संरचना बनेगी तो जो बल पड़ा उसी से शब्द बना वलित, और इसी पर्वत को हम फोल्डेड पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखना है कि आज से लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। तो आज से अगर हम 1 करोड़ वर्ष पीछे चले तो हम क्या देखते हैं कि हिमालय की जो 3 श्रृंखलाएं हैं, बृहद हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या शिवालिक, इन तीनों का निर्माण हो चुका था। निर्माण हो चुका था का मतलब ये ध्यान रख लेना है कि ये तीनों श्रृंखलाएं जो सतह पे दिख रही हैं ना, अभी वहाँ कम दिख रही हैं, लेकिन इनका भूगर्भ पृथ्वी के नीचे अधिकतर निर्माण पूरा हो चुका था। अब बारी है इनके ऊपर आने की। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा आप लोग को कि सेनोजोइक महाकल्प के टर्शियरी कल्प, ठीक है, अगर महाकल्प पूछा तो सेनोजोइक, कल्प पूछा तो टर्शियरी, और अगर युग पूछा तो यहाँ ध्यान रख लेना है इयोसीन और प्लायोसीन युग के मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। तो एक चीज क्लियर है कि हिमालय का पूरा निर्माण एक महाकल्प के बीच हुआ जिसको हमने नाम दिया है सेनोजोइक। ठीक है, सेनोजोइक महाकल्प के तहत जो कल्प है वो टर्शियरी कल्प। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर महाकल्प और कल्प में पूछ रहा है तो हमारा यही 2 आंसर होगा, या तो सेनोजोइक महाकल्प या टर्शियरी कल्प। अब इस टर्शियरी कल्प के 2 युग, इयोसीन युग और प्लायोसीन युग, इन दोनों के बीच में ही हिमालय का निर्माण हुआ, ये याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए 3 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, तीनों पॉइंट ध्यान में रखना है। इयोसीन व ओलिगोसीन युग में, तो यहाँ युग की चर्चा हो रही है तीनों में, ये 2 नहीं बदलेंगे। सेनोजोइक महाकल्प नहीं बदलेगा, टर्शियरी कल्प नहीं बदलेगा। जो भी परिवर्तन हो रहा है युगों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रख लेना है इयोसीन और ओलिगोसीन युग में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन युग में जब अगला युग आया मायोसीन युग, तो पोटवार क्षेत्र, तो दिल्ली और पंजाब के उधर का जो क्षेत्र है ना उसको पोटवार का पठार कहते हैं, वही पोटवार का क्षेत्र है। तो पोटवार के अवसादों में वलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ। पोटवार के जो अवसाद थे टेथिस के बगल, वहाँ दबाव पड़ा तो उससे जो हिमालय बना उसको हम कहते हैं लघु हिमालय। तो इन छोटे छोटे पॉइंट से विशेष ध्यान रखना है कि बृहद हिमालय का निर्माण इयोसीन व ओलिगोसीन युग में। ठीक है, मायोसीन युग में क्या हुआ, पोटवार का जो क्षेत्र है जो हिमालय से लगा हुआ दिल्ली का क्षेत्र या दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, पाकिस्तान की तरफ का क्षेत्र, वो है पोटवार का पठार। पोटवार क्षेत्र के अवसादों के वलन से लघु हिमालय का निर्माण हुआ। और प्लायोसीन युग में, ठीक है, इयो मायो प्लायो, ये याद करने का तरीका है, हिमालय के 3 श्रृंखलाएं इयो मायो प्लायो। ठीक है, इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन। प्लायोसीन युग में बृहद तथा लघु हिमालय के द्वारा लाए गए अवसादों में वलन से शिवालिक का निर्माण हुआ। प्लायोसीन आते आते 2 श्रृंखलाएं हिमालय की लगभग बन चुकी थी, बृहद हिमालय और लघु हिमालय। और प्लायोसीन जब आया तो जब बृहद और लघु हिमालय बन रहा था कुछ अवसाद भी नीचे गिरेंगे, तो वो जो नीचे अवसाद गिरे थे आगे चल के उसमें दबाव पड़ा। इसी सिस्टम से भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट पे जो दबाव डाल रही थी उसी हिसाब से, ठीक है, तो वहाँ से बलन पड़ा तो उससे शिवालिक का निर्माण हो गया। अब ये ध्यान रख लेना है कि यही वो समय है जब ये भारतीय प्लेट भारी है यूरेशियन प्लेट और हल्की है भारतीय प्लेट। तो अब ये है कि भारतीय प्लेट क्या कर रही है, यूरेशियन प्लेट के ऊपर ऐसे संचरण कर रही है। तो हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकतर भूकंप इसी का नतीजा है। ठीक है, 2015 का भूकंप लगभग सबको याद होगा। तो 2015 में जो भूकंप आया था ना, तो ये इसी का नतीजा था, कहीं भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ अग्रसर हो रही थी, दोनों का टकराव हुआ और इतना तेज भूकंप जिसका अनुभव उत्तर भारत के मैदानों में भी तेज किया गया वो आया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ना तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट मांगता है, और यहाँ से अगर आप क्वेश्चन कर ले गए तो आगे जो अब हिमालय पढ़ेंगे तो वहाँ से समझने में थोड़ी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना है, एक यहाँ से क्वेश्चन आजकल बन रहा है सबसे नीचे पॉइंट पे कि हिमालय एक युवा पर्वत है। ठीक है, हिमालय अभी भी एक युवा पर्वत है, कैसे सिद्ध होगा? तो जो युवा है जाहिर सी बात है उसका निर्माण हो रहा है, जब वृद्ध हो जाएगा तो नहीं होगा, जैसे दक्षिण का पठार, अब वो वृद्ध हो चुका, वहाँ कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं हलचल है।
ठीक है। लेकिन हिमालय कैसा है? युवा है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसकी पुष्टि कैसे होती है कि हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, तो हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आते हैं वो बताते हैं कि हिमालय भी युवा है। हिमालयी नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन, हिमालयी नदियों द्वारा बार बार मार्ग का परिवर्तन किया जाना, करेवा का निर्माण, फिर पंजाल श्रेणी 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर कुछ मैदान पाए जाते हैं जो हिमानी द्वारा निर्मित होते हैं। हिमानी मतलब ग्लेशियरों द्वारा, ठीक है। और ग्लेशियर जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ हमेशा मिट्टी लेके जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ अपने हर क्लास में कि बचपन में सबने जो है बर्फ़ खाई होगी, आइसक्रीम, वो जो पहले जो सस्ती वाली बर्फ़ आती थी गाँव में, अब वो थोड़ा सा ध्यान वहाँ लेके चलना है। और जब हम ये बर्फ़ खाते थे तो अचानक से बर्फ़ टूट के अगर कभी नीचे गिर जाती थी और जब हम उसको उठाते थे तो उसके साथ मिट्टी आती थी कि नहीं, समझे? तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे ध्यान में रखना है कि वैसे ही जब बर्फ़बारी होती थी तो वो बर्फ़ मिट्टी के साथ चिपक जाती थी, और जब बर्फ़ पिघलती थी तो पिघलने के साथ वो वहाँ की मिट्टी भी ले जाती थी और उन घाटियों में ले जा करके उस मिट्टी को छोड़ देती थी, और उसी मिट्टी को हम कहते हैं करेवा। अब करेवा का नाम आ गया है तो करेवा केसर की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है, और सबसे अधिक करेवा का निक्षेप हमको मिल रहा है इस समय जम्मू कश्मीर में, ठीक है। केसर के लिए वही क्षेत्र प्रसिद्ध भी है भारत में, ठीक। तो यहाँ से अब ये करेवा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर के पास 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर ये क्षेत्र हमको मिलेगा। दूसरा तो हमें ध्यान रखना है कि भूस्खलन, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अगर ताज़ा अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में इतनी बारिश हुई है जिससे जगह जगह भूस्खलन हुए। यहाँ तक कि शिमला जैसा पास एरिया जो चोटी पर बसा हुआ है वहाँ भी कई लोगों की मृत्यु हुई, उत्तराखंड में भी हमें देखने को मिला। तो ये भूस्खलन क्या बता रहा है कि अभी भी हिमालय का निर्माण जारी है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हिमालय अभी भी एक युवा पर्वत है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनाते हैं वो बनाते हैं कि हिमालय एक युवा पर्वत है या हिमालय का निर्माण अभी जारी है, इसके संदर्भ में नीचे 4 ऑप्शन होगा, या तो नीचे मिलाने को देगा कि पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, सभी चारों सही हैं, ठीक है, या ऐसे लिख के देगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। जैसे लिख देगा भूकंप का ना आना, भूस्खलन का ना होना। तो जितने भी ऐसे युवा पर्वत हैं वहाँ पे ये चीज़ें पाई जाएंगी, भूकंप का बार बार आना, नदियों द्वारा बार बार मार्ग परिवर्तन करना, करेवा का निक्षेप घाटियों में, साथ ही साथ भूस्खलन, ये चीज़ें विशेष तौर पर ऐसे युवा पर्वतों में देखी जाएंगी, ठीक है। तो ये रही हिमालय की थ्योरी। अब देख लेते हैं हिमालय का महत्व एक लाइन में। तो हिमालय भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है उसके महत्व पर ध्यान देते हैं। तो ध्यान रखना है कि भारत की राजनीतिक एवं प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो पहले ज़माने में भी जब राजवंश हुआ करते थे तो ये सीमाएं ऐसे ही बनाई जाती थी। अगर कोई प्राकृतिक सीमा है तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। जैसे हिमालय अगर ध्यान में हो तो भारत के नक्शे को ध्यान में लेके आइए, सबसे ऊपर चलते हैं, जहाँ उधर हिमालय खत्म होता है उत्तर की तरफ, उधर हम क्या देखते हैं, उत्तर पूर्व में चाइना है, ठीक है, पश्चिम में पाकिस्तान है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में अफगानिस्तान का थोड़ा सा क्षेत्र भारत के साथ लगा हुआ है। अब अगर उनको सीधे आना हो तो इतना बड़ा हिमालय पार करना होगा तभी भारत आ सकते हैं, तो कठिन है। तो ये प्राकृतिक सीमा का निर्धारण हुआ। राजनीतिक हम इसलिए कह रहे हैं कि इसी आधार पर देशों ने अपनी अपनी सीमाएं बना ली हैं, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप को एशिया में अलग पहचान देता है हिमालय। एशिया में इसलिए अलग पहचान देता है कि हिमालय का भारत के संदर्भ में काफ़ी महत्व है, वो भी उत्तर भारत के लिए सबसे अधिक, ठीक। तीसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि हिमालय क्या करता है, भारतीय जलवायु को निर्धारित करता है। कैसे कैसे निर्धारित कर रहा है, तो 2 सिस्टम देखेंगे, एक जाड़े का और एक मानसून का। तो जाड़े के सिस्टम में ये क्या करता है, साइबेरिया यानी कि रूस के ऊपर उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं, हिमालय क्या करता है, इन हवाओं को रोक लेता है और इन ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने नहीं देता है। या ये कह सकते हैं कि जाड़े में साइबेरिया से आने वाले ध्रुवीय हवाओं को भारतीय भूमि पर आने से रोकता है। अगर ऐसा ना हो, अगर हिमालय को हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो 2 चीज़ें होंगी। एक ये होगा ना कि जाड़े में हम यहाँ अयोध्या में भी पूरी उतनी ही बर्फबारी देखेंगे जितनी हम जम्मू कश्मीर में देखते हैं उतनी, क्योंकि साइबेरिया हवाएं अपने साथ आएंगी, ठंडी हवाएं होंगी और यहाँ भी वो बर्फबारी करेंगी,
ठीक है। और वर्षा काल में मानसूनी हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग पर वर्षा करता है। अब वही क्वेश्चन है, हिमालय को अगर हटा दिया जाए तो क्या होगा, तो जो मानसून के बादल उठे हुए वो भारत में वर्षा ना करके निकल जाएंगे आगे की तरफ। ठीक यही कंडीशन बनती है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश में कोई ऐसी बड़ी पहाड़ी नहीं है। बांग्लादेश, भले ही बांग्लादेश में बाढ़ ज़्यादा आती है तो, लेकिन वो उसके यहाँ बारिश तो नहीं आती है। भारत में जो बारिश हो रही है ऊपरी मैदानों में या तिब्बत में जो बारिश हो रही है हिमालयी क्षेत्र पर, उसकी वजह से वहाँ बाढ़ आती है। दूसरी ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में जो है गंगा का मुहाना है, वैसे कई नदियों का मुहाना भी है, तो ये वजह है वहाँ पे बाढ़ आने की। और रीजन यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि बांग्लादेश में कोई भी ऐसा बड़ा पर्वत न होने की वजह से बादल तो छाएंगे, घनघोर घटा छाएगी, हवा चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन कोई अवरोध न मिलने की वजह से बारिश बहुत कम होगी। और ठीक वही स्थिति बन जाती भारत के संदर्भ में। उत्तर भारत के लिए अगर हिमालय न होता तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। एक तो ध्रुवीय हवाओं को रोक लेता है साइबेरिया से आने वाली, जिससे कि यहाँ का तापमान शून्य से नीचे नहीं जा पाता। दूसरे ध्यान रखना है कि वर्षा के समय में जो मानसूनी हवाएं हैं उनको रोक लेता है और भारतीय भूभाग पर वर्षा कराता है। ठीक, अब अगर अक्षांश देशांतर अगर आपको याद होगा, जो हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर देखा था, ठीक है, तो अक्षांश देशांतर में हमने जब पूरे ग्लोब को दो भागों में बांटा था, तो ऊपर उत्तरी अक्षांश, नीचे दक्षिणी अक्षांश। और उत्तरी अक्षांश पे दो रेखाएं हमने बनाई थी, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दूसरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश थी उसको हमने जो है उत्तरी वृत्त नाम दिया था, और जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा थी उसको हमने नाम दिया था कर्क रेखा। ठीक वैसे ही दक्षिणी गोलार्ध में भी था। दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने नाम दिया था मकर रेखा। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट है कि भूमध्य रेखा से जैसे ही हम कर्क रेखा की तरफ या मकर रेखा की तरफ जाते हैं तो 23.5 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, और कर्क रेखा या मकर रेखा पार करते ही 23.5 से लेके 66.5 डिग्री का जो क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंध है। ठीक है, यानी हम कहाँ पे हैं, अगर अक्षांशीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम शीतोष्ण कटिबंध में हैं। यहाँ 12 महीने ठंडा होना चाहिए था, इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बात वही हिमालय वाली कि हिमालय वहाँ बीच में खड़ा है, साइबेरियाई हवाओं को आने से रोक दे रहा है। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे क्लियर किया, देख लेना है आपको कि अक्षांशीय दृष्टिकोण से भारत का उत्तरी भाग कर्क रेखा के उत्तर शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, किंतु हिमालय की वजह से इस भाग की जलवायु उपोष्ण या उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, अगर हिमालय नहीं होता तो ये कैसी जलवायु होती, शीतोष्ण जलवायु होती। चावल उगाना तो हम भूल ही जाते, हम सिर्फ गेहूँ उपजा पाते, साथ ही साथ उन्हीं फसलों को लगा पाते जो जाड़े में होती हैं, क्योंकि 3 महीने जब हमारे यहाँ 4 महीने जाड़ा होती है, तो अगर हिमालय नहीं होता ना तो 4 महीने ये हिस्सा बर्फ से ढका होता। ठीक है, लेकिन हिमालय है जिसकी वजह से हम शीतोष्ण कटिबंध में रहते हैं, लेकिन कैसी जलवायु का अनुभव कर रहे हैं, उष्ण, उपोष्ण या उष्ण कटिबंधी। ठीक है, उपोष्ण का मतलब जैसे उमस वाला मौसम है ना, इसको ऐसे ही समझना है। ठीक है, अगले पॉइंट पे ध्यान दीजिए। हिमालय की जो नदियां हैं, हिमालय की नदियां वर्षवाहिनी है। वर्षवाहिनी का मतलब पूरे साल इनमें जल बना होता है, क्योंकि इनका स्रोत क्या है, इनका स्रोत हिमानी या ग्लेशियर है, ये ग्लेशियरों से निकलती है, ये वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं है। ये अलग बात है कि बरसात के टाइम पे ये उत्तर भारत में तहलका मचा देती हैं, या कह सकते हैं बाढ़ नामक तबाही ला देती हैं, लेकिन तब भी हिमालय की नदियों में पूरे साल भर पानी बना रहता है। लेकिन वहीं दक्षिण भारत की नदियों की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों में केवल बरसात के समय ही वहाँ जल बना रहेगा, बाकी समय पे ये नदियाँ सूख जाएंगी। ठीक है, तो ये अंतर है दक्षिण भारत की नदियों में और हिमालयी नदियों में। ठीक है, अगले पॉइंट में आइए। हिमालयी नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में मैदानों में अवसाद लेकर आती हैं, जिससे उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। इस पॉइंट को कनेक्ट करना है यहाँ से। ठीक है, जब यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे तो हमने देखा कि हिमालय युवा पर्वत है, तो नदियाँ रास्ता भी बदल रही हैं, करेवा का निर्माण भी हो रहा है। ठीक है, भूकंप भी आ रहे हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, और जब नदियाँ अपने साथ आती हैं ना, तो जो हिमालय पहले की नदियाँ हैं या हिमालय के बाद जो नदियाँ हिमालय के साथ साथ बनी, तो इन नदियों ने क्या किया कि अपने क्षेत्र में हिमालय को बढ़ने ही नहीं दिया। यानी हिमालय दो तरफ से तो बढ़ता रहा, लेकिन अपने क्षेत्र में इन नदियों ने उस हिमालय को बराबर काटा। तो युवा पर्वत है, तो अभी भी वो बढ़ रहा होगा, अभी भी ये नदियाँ काट रही होंगी। जब ये नदियाँ काट रही हैं तो अपने साथ वो क्या लेके आ रही हैं, मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर। ठीक है, तो ये अवसाद जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे भी मैं पढ़ाऊंगा
जब हम मैदान पढ़ेंगे तो वहाँ पे तो जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो मैदानों में आने के बाद बड़े पत्थर सबसे पहले वहीं छोड़ देती है नदी, फिर उसके बाद छोटे पत्थर छोड़ती है, फिर उसके बाद और छोटे पत्थर छोड़ती है, और हमारे यहाँ उत्तर भारत तक आते आते या उत्तर के मैदानों तक आते आते हमारे पास बचती है रेत, गाद और मिट्टी। बाढ़ अगर कहीं आई हो तो बाढ़ आने के बाद जब पानी उतरता है तो हम क्या देखते हैं कि रेत के ऊपर मिट्टी की एक हल्की सी परत चढ़ी हुई है नदियों के किनारे, ठीक है। और वो उसी को हम क्या कहते हैं, उपजाऊ जलोढ़ मैदान। जल द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित मैदान जलोढ़ मैदान, जो सबसे अधिक उपजाऊ होता है क्योंकि हर साल बारिश में वहाँ पे नदियाँ अवसाद लाती हैं, एक परत जमा देती हैं, फिर से वो उपजाऊ हो जाता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट, ये 6 पॉइंट पूरी तरह ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं 6 पॉइंट से बन जाते हैं। हिमालय विविध धात्विक खनिजों का संभावित क्षेत्र है। अब इसको जोड़िए पीछे, हमने क्या देखा कि हिमालय, हमने लिखा था कि आर्कियन क्रम की चट्टानें हिमालय के गर्भ में भी पाई जाती हैं। तो आर्कियन क्रम की चट्टानें जब हिमालय के गर्भ में पाई जाती है तो जाहिर सी बात है वहाँ भी धात्विक खनिज होंगे। लेकिन अभी जैसा कि मैं समझा रहा हूँ कि अभी हिमाचल और उत्तराखंड में जो ये भूस्खलन हुआ तो वैज्ञानिकों ने सीधे सीधे कह दिया है कि ये भूस्खलन का परिणाम है कि जो हिमालयी क्षेत्र है वहाँ पे जो निर्माण है वो नियोजित नहीं है, साथ ही साथ जो वनों का अनुपात होना चाहिए वो सही नहीं है, साथ ही साथ जितनी जनसंख्या वहाँ होनी चाहिए उस जनसंख्या से अधिक लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, जिससे इन चट्टानों पर पड़ रहा है दबाव, और दबाव पड़ने से ये नई चट्टानें खिसक जा रही हैं, ठीक है। तो अभी इसलिए इन खनिजों को नहीं खोदा जा सकता, तब तक हमें इंतजार करना होगा जब तक हिमालय वृद्ध नहीं हो जाता। और वृद्ध की पहचान क्या होगी, जब हिमालय वृद्ध हो जाएगा ना तो इससे बहने वाली नदियां न तो रास्ता परिवर्तन करेंगी, न इस क्षेत्र में इतने भूकंप आएंगे, न ही भूस्खलन होगा, न ही करेवा का निर्माण होगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी 1-2 करोड़ साल लगेंगे, ठीक। अभी ध्यान रखना है कि इसी हिमालयी क्षेत्र में उत्तम गुणवत्ता का एंथ्रेसाइट कोयला कारगिल क्षेत्र के रियासी में मिलता है। याद करिए गोंडवाना में हमने क्या देखा था कि भारत के इन क्षेत्रों में बिटुमिन कोयला सबसे अधिक मिलता है। लगभग 98% कोयला गोंडवाना लैंड की चट्टानों से भारत प्राप्त करता है। लेकिन अगर एंथ्रेसाइट कोयले की बात की जाए तो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है वो कहाँ मिलेगा हमको, कारगिल क्षेत्र में, और कौन सी इलाका है, रियासी, ठीक है। लेकिन व्यवस्था वही है, हिमालय युवा पर्वत से ज़्यादा नीचे तक हम खनन नहीं कर सकते हैं। अगर खनन करने गए तो हो सकता है कि पूरी की पूरी चट्टान ही ऊपर आ जाए। यहाँ पे सिंपल चीज़ें वो ध्यान रखिए। दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा वन संसाधनों का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है। तो हिमालय दुर्लभ जड़ी बूटियाँ और वन संसाधनों का भी प्रमुख क्षेत्र है। इसका एग्जाम्पल ले चलते हैं थोड़ा अध्यात्म की ओर और चलते हैं रामायण में। रामायण में हमने क्या देखा था, जब लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो हनुमान जी कहाँ आए थे, हिमालय पे आए थे जड़ी बूटी लेने। यहाँ से जड़ी बूटी लेकर के वो पहुँचे लंका, और जब लक्ष्मण को होश आ गया तो राम जी ने कहा कि ठीक, जहाँ से ले आए इनको फिर वहाँ पे छोड़ाओ। तो ये क्या बताता है, ये घटनाक्रम बता रहा है कि प्राचीन काल से लेके आज तक जड़ी बूटियों का क्षेत्र कौन रहा, हिमालय, ठीक है। शीतोष्ण घास भूमियाँ पशुपालन के लिए उपयुक्त हैं। जैसे ही नीचे आते हैं, जहाँ हमने करेवा लिखा था, तो नीचे की तरफ हिमालय का जो शिवालिक क्षेत्र है या मध्य हिमालय का आखिरी क्षेत्र जो शिवालिक क्षेत्र से लगा हुआ है, वहाँ पे घास के मैदान पाए जाते हैं जिनके अलग अलग नाम है, जैसे प्यार, बुग्याल, ये नाम हमको मिलेंगे। दून घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, और द्वार नामक मैदान भी पाए जाते हैं जैसे हरिद्वार। तो यहाँ पे कुछ शीतोष्ण घासें पाई जाती हैं जो पशुपालन के लिए सबसे उपयुक्त हैं, पशु चराई के काम आती हैं। जैसे कि प्रकृति ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, प्रकृति को पता है कि आप हिमालय पे खेती नहीं कर सकते हो, तो उसने क्या किया, पशुपालन दे दिया। राजस्थान का क्षेत्र हो या हिमालयी क्षेत्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो, पठारी क्षेत्र हो, रेगिस्तानी क्षेत्र हो, जहाँ बर्फ पूरे साल भर बर्फ पड़ती हो, इन सारे क्षेत्रों में मुख्य व्यवसाय हमेशा से पशुपालन ही होगा, ठीक है। जंगली जीव जंतुओं का विशाल आश्रय स्थल है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। तो हिमालय का क्षेत्र जंगली जीव जंतुओं के लिए भी आश्रय स्थल है, साथ ही साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ, लेकिन बरसात के मौसम में बिल्कुल न जाएं, नहीं तो आकर्षण विकर्षण में बदल जा रहा है, क्योंकि प्रकृति भी अपना बैलेंस तो बनाएगी ही। जैसे उसे लगा कि लो भारी हो गया, बस थोड़ा सा
भूस्खलन हो गया, थोड़ा हिलडुल्ली, बैलेंस बराबर हो गया। तो ये तो अपने साथ भी होता है, वो तो प्राकृतिक नियम है। अभी हमारे ऊपर अगर हमारी क्षमता 40 किलो उठाने की, कोई 60 किलो अगर लाद दिया और कहा गिराना भी नहीं है, तो हम 20 किलो, तो जाहिर सी बात है 20 किलो गिरा देंगे, क्योंकि हम तो 40 से उठा सकते हैं ना। तो वैसे ही धरती भी है, वैसे ही ये पहाड़ भी हैं, ठीक है। तो ये रहा दूसरा भाग, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, और इस चैप्टर का आखिरी हम लेकर के आएंगे इसके अगले वीडियो में उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है। इसी वीडियो के तहत मैं ये बता दूं कि चंद्रयान 3 के संदर्भ में एक पूरी वीडियो बनाई जाएगी, सोमवार तक वो उपलब्ध होगी, और उतना तैयार करने के बाद चंद्रयान भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो इतना तैयार करिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने अन्य साथियों को भी अपने चैनल से जोड़ें। टेलीग्राम चैनल का लिंक हर उसमें दिया जा रहा है, जल्दी से जल्दी आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, जिससे कि हर चैप्टर के कुछ क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा सकें क्विज के माध्यम से, जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, चीज़ों को समझ के पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।